अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसको हम स्मार्ट शॉर्ट फॉर्म में एमआरपी भी कहते हैं। देखें, जब मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग को स्टार्ट किया था तो मैंने उसके अंदर बताया था कि हम 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले तो एग्रीगेट प्लान बनता है, हमने पढ़ लिया डिटेल के अंदर, बनाना भी सीख लिया, स्केड्यूलिंग भी सीख ली, कॉस्टिंग भी सीख ली। फिर हमने पढ़ा एमपीएस, जिसको मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल कहते हैं, उसको भी हमने बनाना भी सीख लिया, उसकी स्केड्यूलिंग भी सीख ली। अब जो हम सीखने जा रहे हैं एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है ना। तो आज जो है हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसकी स्केड्यूलिंग सिखाऊंगा कि हम इसको स्केड्यूल कैसे करते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सॉफ्टवेयर पे स्केड्यूलिंग सिखाऊंगा कि भाई सॉफ्टवेयर के ऊपर हम इसकी कैसे स्केड्यूलिंग करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी एग्रीगेट प्लानिंग से रिलेटेड और एमपीएस से रिलेटेड, तो उसको आप पहले जाके रिव्यू करें। तो एक डिटेल्ड मटेरियल जो है वो चैनल के ऊपर मौजूद है। मैंने काफ़ी डिटेल्ड जो है इन टॉपिक्स के ऊपर बात की है, और ताकि जो भी है इसको देखने वाला है, जो सुनने वाला है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उसको रिव्यू करें, क्योंकि ये अब एंड का टॉपिक है प्रोडक्शन प्लानिंग का। तो अगर आपने पिछले टॉपिक नहीं पढ़े हुए तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंटरलिंक कर दी हैं आपस में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको जाके स्टडी करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमआरपी। तो चलिए आइए आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, और फिर जो है हम आगे इसका फिर हम स्केड्यूलिंग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जी, टॉपिक का नाम है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी, ठीक है जी। क्या होता है, तो पहले थोड़ी सी किताबी बातें पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि किस तरीके से हम एमआरपी बनाते हैं और क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। तो पहले तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ सिस्टम टू यूज अवॉइड द मिसिंग पार्ट्स। This established system priority plans showing the components required at each level assembly based on the lead time, calculate the time when the components are needed। ये तो हो गई जरा किताबी बात। अब जरा बात को समझते हैं कि एमआरपी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कोई प्रोडक्ट, उसके 4 डिफरेंट वेरिएंट्स बनाती है। तो जब एग्रीगेट प्लान बनता है तो मैंने बताया था कि तमाम वेरिएंट्स को साथ मिला के बना लिया हमने, बनता है, और अगर हमने बना लिया, ठीक है। फिर 4 डिफरेंट वेरिएंट्स का अलग-अलग मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनेगा, वो भी हमने बना बना लिया, हमने बनाना सीख भी लिया पिछली वीडियोस में। प्रैक्टिकली समझ एज्यूम कर लेते कि हमने बना लिया, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट जो बनता है, एक यूनिट जो बनता है, उसको बनाने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और मटेरियल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो वो आपस में इंटरलिंक करते हैं। अब भाई मसला ये है कि अगर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके पहले पिलर खड़े होंगे फिर छत डलेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले पहले छत डल जाए। तो कंपोनेंट्स आपस में इंटरलिंक करेंगे, पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट किस वीक के अंदर किस जगह पे हमें चाहिए और किस जगह पे हमने उसको प्रोडक्शन फ्लोर पे रिलीज करवाना है, किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कौन सा कंपोनेंट हमें रिसीव हो जाना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रिलीज हो जाना चाहिए प्रोडक्शन फ्लोर पे, इस पूरे प्लान को हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। डिपेंडेंट डिमांड के ऊपर मैं 2 से 3 मरतबा पहले बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डिमांड, अब मैं यहाँ पे ज़रा इसके ऊपर थोड़ा-सा तब्दील करके बात करूँगा। देखिए जी, डिपेंडेंट डिमांड तो वो डिमांड होती है जो उसकी डिमांड किसी और प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। गाड़ी की एक्सेसरीज जब भी बिकेंगी जब मार्केट में गाड़ियाँ बिक रही होंगी। मोबाइल की एक्सेसरीज जब भी बिकेंगी जब मार्केट में मोबाइल बिक रहे होंगे।
एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल की डिमांड डिपेंडेंट होती है, फिनिश गुड की डिमांड इंडिपेंडेंट होती है। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में अगर मैं बताऊं कि अगर फिनिश प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को हम फोरकास्ट करते हैं और रॉ मटेरियल की डिमांड को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की डिमांड डिपेंडेंट होती है। तो डिपेंडेंट डिमांड कैलकुलेट की जाएगी, इंडिपेंडेंट डिमांड फोरकास्ट की जाएगी। यही फर्क है बेसिक दोनों में। मिसाल के तौर पर एक कंपनी लैपटॉप बनाकर सेल करती है तो लैपटॉप कितने बिकेंगे ये तो फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। अब अगर मैंने फोरकास्ट कर ली कि यार 1000 लैपटॉप्स बिकेंगे मेरे, तो अब 1000 लैपटॉप मैंने बनाने हैं। बनाने के लिए मुझे कितनी एलसीडीज चाहिए होंगी, कितने उसकी बॉडीज चाहिए होंगी, कितने उसके मदरबोर्ड कंपोनेंट, सारी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ें मैं 1000 लैपटॉप के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, फोरकास्ट नहीं करूंगा। फोरकास्ट पेरेंट कंपोनेंट को किया जाएगा, कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक ना, तो ये बेसिक डिफरेंस है डिपेंडेंट डिमांड इंडिपेंडेंट डिमांड के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा देखें कि ये एक टेबल है, टेबल के अंदर ये सारी चीजें लगती हैं। तो ये पेरेंट कंपोनेंट है जो कि आपको पास शो हो रहा है कि भाई ये जो है पेरेंट कंपोनेंट है टेबल। ठीक है नहीं, अब ये बनता है इन चारों चीजों से मिलकर, इसमें लेग्स भी लगती हैं और ये ब्रैकेट में क्वांटिटी लगी हुई है कि कितनी कितनी हमें चाहिए। यानी कि एक टेबल बनाने की 4 लेग्स चाहिए, 2 एंड्स चाहिए, 2 साइड्स चाहिए, एक टॉप चाहिए, एक हार्डवेयर किट चाहिए। तो ये जो इंडिपेंडेंट डिमांड है ये फोरकास्ट की जाएगी, डिपेंडेंट डिमांड कैलकुलेट की जाएगी। जितनी टेबल्स चाहिए होंगी उसी हिसाब से इसकी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप इंडस्ट्री में अगर अगर हम प्रोडक्शन फ्लोर पे जब हम जाते हैं तो वो जो प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग करते हैं तो उनके पास एक आता है बिल, जिसको आप बॉम कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। तो मुझे एक प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए होगा, पूरा एक मटेरियल का एक पेपर जिसको मैं बिल ऑफ मटेरियल कहूँगा, तो वो आता है, उसकी फिर हम बाकायदा प्रोडक्शन फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है जी। तो डिपेंडेंट डिमांड इंडिपेंडेंट डिमांड हमें समझ में आ गया जी। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ डिमांड। सिंस द इंडिपेंडेंट डिमांड नॉट रिलेटेड फॉर द डिमांड ऑफ एनी अदर असेंबलीज इट मस्ट बी फोरकास्टेड। जो इंडिपेंडेंट डिमांड है ना, ये किसी और सब असेंबलीज की डिमांड से रिलेट नहीं करती, लिहाजा इसको तो फोरकास्ट करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेशन करते हैं हम, फोरकास्टिंग के अंदर भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास डिपेंडेंट डिमांड है, डिपेंडेंट डिमांड से मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल की डिमांड है उसको हम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट कंपोनेंट, जितना हमें पेरेंट कंपोनेंट चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी जितनी फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर को सुन रही हैं, अगर घर पे हम किचन में कोई आइटम कोई डिश बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कितना बनाना है। हम जितना बनाना होता है उसके हिसाब से उसके मटेरियल कैलकुलेशन करते हैं, यार ऑयल कितना चाहिए होगा, घी कितना चाहिए होगा, कितना, और जितनी भी एसेसरीज उसमें डलती हैं तो वो कितनी चाहिए होंगी, तो उसके हिसाब से हम उसकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, फोरकास्ट नहीं करते। फोरकास्टिंग हम पता है कब करते हैं, जब हमें देखते हैं कि यार इतने मेहमानों का खाना बनाना है तो कितना चाहिए होगा, तो वहाँ पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो इंडिपेंडेंट डिमांड फोरकास्ट की जाएगी। हाँ, वर्सेस द डिपेंडेंट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द हायर लेवल असेंबलीज। देखिए जी, एक होता है पेरेंट कंपोनेंट जो के ऊपर है, उसके नीचे उसके सब असेंबलीज हैं। तो पेरेंट कंपोनेंट की डिमांड तो फोरकास्ट की जाएगी, सब असेंबलीज की डिमांड जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ये बात मैं सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इसको आपने इसको समझना है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज डिजाइन टू डू दिस कैलकुलेशन। एमआरपी डिजाइन किया जाता है इस कैलकुलेशन को करने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है एमआरपी का। ठीक है ना, तो यही इम्पोर्टेंट टास्क है कि एमआरपी इस पूरी कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करता है कि मुझे, आप उन्हें डिमांड फोरकास्ट कर लीजिए कि मुझे जो है इतनी जो है ये प्रोडक्ट बनानी है, तो एमआरपी का जो स्केड्यूलिंग होगी वो हमें बताएगा जी ये कितना, हमें ये मटेरियल कितना चाहिए होगा, ये मटेरियल कितना चाहिए होगा, कौन से वीक में चाहिए होगा, आया हम इसको आउटसोर्स करेंगे, खुद बनाएंगे, क्या करेंगे। अगर आउटसोर्स करेंगे तो उसका लीड टाइम कितना होगा, हर कंपोनेंट का एक अपना लीड टाइम होगा।
एक कंपोनेंट बाजू का दूसरे कंपोनेंट से लिंक कर होता है, ये आएगा तो ये स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा एक ह्यूज प्लान बनता है जिसको हम एमआरपी कहते हैं, जो बाकायदा ऑपरेशनलाइज होता है प्रोडक्शन फ्लोर पे। देखें, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल हमें ये बताता है कि कौन सा एंड आइटम हमने कितना बनाना है कौन से वीक में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली एमपीएस ऑपरेशनलाइज नहीं होता। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे चौथे वीक के अंदर 100 लैपटॉप्स बनाकर अगर मैंने देने हैं, तो प्रैक्टिकली ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट वो प्लान होगा जो कि एमआरपी होगा, क्योंकि 100 लैपटॉप्स ऐसे नहीं बन जाएंगे। 100 लैपटॉप्स के लिए पहले उसकी बॉडी भी बनेगी, पहले उसकी एसेसरीज बनेंगी तमाम, उसकी पहले सब असेंबलीज बनेंगी। तो वो प्लान जो बनेगा जो कि हमें कंपोनेंट वाइज डिटेल दे रहा होगा, वो प्लान ऑपरेशनलाइज होगा आपके फ्लोर के ऊपर। तो ये जो बात समझने की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान होता है जिसकी मैं आपको जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। डिपेंडेंसी कैन बी हॉरिजॉन्टल और दी वर्टिकल, ठीक है जी। अच्छा जी, ज़रा बात को समझने की ज़रूरत है। एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसकी डिमांड है जो कि फोरकास्ट की गई, उसकी सब असेंबली है जो कि उसके नीचे आती है। सब असेंबली होगी तो पेरेंट कंपोनेंट बनेगा। अब पेरेंट कंपोनेंट को बनाने के साथ असेंबली चाहिए, तो ये जो डिपेंडेंसी हो गई, ये तो हो गई वर्टिकल, यानी कि पेरेंट पेरेंट के साथ जो किस सब असेंबली का जो रिलेशन होता है वो वर्टिकल जो होता है आपका डिपेंडेंसी होती है। और however components also depend on the each other, जो नीचे सब असेंबली के कंपोनेंट्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिपेंडेंसी। देखें जी, कोई भी एक कंपोनेंट अगर डिले होता है, इफ वन कंपोनेंट इज गोइंग टू बी लेट फॉर फाइनल असेंबली इज अ वीक लेट, यानी कि कोई भी कंपोनेंट अगर एक वीक लेट होगा, चाहे वो छोटा सा कंपोनेंट ही क्यों ना हो, तो पूरी जो फाइनल असेंबली होगी वो पूरा का पूरा वीक डिले हो जाएगी। हम बाज़-औक़ात ना जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। अगर मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट बना ली, बना के ऐसे तो नहीं भेज देंगे, उसको पैक तो करेंगे ना पहले। अगर पैकेजिंग मटेरियल अगर आपके पास मौजूद नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट शिप हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट 1% होती है फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट की, पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना? 2-3 रुपए का पॉली बैग लग रहा होगा, 4-5, 10 रुपए का कार्टन लग रहा होगा। तो पैकेजिंग मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 1% भी नहीं होगी, बाज़ औक़ात तो 1% भी नहीं होती। तो अब लेकिन बात सारी ये है कि अगर नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी आगे पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट विदाउट पैकेजिंग शिप तो नहीं हो सकती। तो अगर पैकेजिंग मटेरियल 1 हफ्ता लेट होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट भी आपकी बनने में, इंस्पेक्शन होने में 1 हफ्ता डिले हो जाएगी, ठीक है ना? उसके लेट होने की वजह से ये भी हो सकता है कि फर्दर कोई और एलिमेंट उससे भी ज़्यादा लेट हो जाए, तो 1 हफ्ता पैकेजिंग मटेरियल अगर लेट हुआ, तो मेबी फाइनल जो डिलीवरी है वो 10 दिन लेट हो जाए, ठीक है जी? तो मेबी पॉसिबल कि आपने पहले और आपने जो है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करवानी थी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अगर आपने करवानी थी, उसने आपको टाइम दिया था कि भाई इस डेट को मैं आऊँगा इंस्पेक्शन करने, आपने उस डेट तक प्रोडक्शन ही नहीं की कंप्लीट। अब वो कहता है कि भाई कि अगर आपने डिले कर दिया है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं इस तारीख को आऊँगा। तो अब उसने आपको टाइम आगे का दे दिया, तो वो तो अब मज़ीद डिले हो गया। वो होता यानी कि हमने 1 वीक डिले किया था और 1 वीक डिले होने की वजह से अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाला और लेट आएगा, तो उसकी वजह से 12 दिन डिले हो गया। अब 12 दिन की जो डिले की कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? ज़ाहिर-सी बात है आपको करनी पड़ेगी, आपकी वजह से हुआ है। तो हम ये सोच रहे थे यार एक जो ₹2 का पॉली बैग है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो छोटा-सा आइटम है, बन जाएगा। लेकिन अगर ये भी डिले हो गया, तो इसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी लाखों करोड़ रुपए की शिपमेंट पड़ी रह जाती है, आपके वेयर हाउसेज़ के अंदर जाती नहीं है। क्योंकि
एक-एक चीज़ की इंस्पेक्शन होती है, एक-एक चीज़ की। तो बाज़-औक़ात छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लग रहे होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं बाज़-औक़ात, उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। लेकिन उसके बगैर जो है ना वो आपकी फाइनल असेंबली तैयार नहीं हो पाती। तो ये जो है बड़ा एक क्रूशियल जो है ना प्लानिंग निंग जो है ना ये पीरियड है हमारा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके हवाले से जो भी सप्लाई चेन मैनेजर्स हैं, जो भी प्लानर्स हैं, जो भी प्लानिंग करने वाले हैं, उसको बड़ा इसको सीरियस लेके इसको ऑपरेशनलाइज़ करवाना पड़ता है। डिटरमाइन रिक्वायरमेंट। The main objective of any manufacturing planning and control is to have the right material at the right quantities available at the right time. देखिए जी, हमें ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हमारा राइट प्रोडक्ट राइट टाइम के ऊपर राइट क्वांटिटी के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। एमआरपी objective to determine the what components are needed to meet the master production schedule. मसला ये है कि हमने एमपीएस बना लिया है पहले, उसके मुताबिक एमआरपी हमें ये बताते हैं कौन सा कंपोनेंट कौन से वीक के अंदर हमें चाहिए होगा, ताकि हम एमपीएस जो कि हमारा टारगेट है अचीव करना, उसको हम टाइमली अचीव कर पाएँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एमआरपी का। क्या-क्या चीज़ें डिटरमाइन करता है? व्हाट टू ऑर्डर, क्या ऑर्डर करना है, हाउ मच ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना है, व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है, व्हेन टू शेड्यूल डिलीवरी है और हमने अपनी डिलीवरी को कैसे शेड्यूल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक एमआरपी दे रहा होता है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो एक प्लानिंग एलिमेंट है वो एमआरपी है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑपरेशनलाइज ये प्लान होता है। ठीक है जी, तो क्या बनाना है, ये मेरा फाइनल असेंबली है, क्या बनाना है, ये तो एमपीएस बता देता है मुझे, लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे क्या बनाना है वो मुझे एमआरपी बताएगा। मैंने कितनी फाइनल प्रोडक्ट बनानी है, फिनिश प्रोडक्ट मुझे कितनी बनानी है, कौन से वीक में कितनी बनानी है, ये तो एमपीएस मुझे बता देता है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या-क्या बनाना है, तो वो मुझे एमआरपी बताएगा। ठीक है जी? तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर द कंपोनेंट चेंजेस डेली। हमारे पास जो भी डिमांड्स है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती है। कस्टमर एंटर और कस्टमर चेंज ऑर्डर, कस्टमर बार-बार एंटर होते हैं, कभी ऑर्डर कैंसल कर देते हैं, कभी चेंज होते रहते रहते हैं। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को करंट पे रखना पड़ता है, प्रायोरिटीज़ को सामने रखना पड़ता है कि हमें कौन-सी चीज़ को पहले रिलीज़ करवाना है, कौन-सी चीज़ को बाद में रिलीज़ करवाना है, कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उसको सामने रखते हुए हमें प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हुए हमें पूरा प्लान बनाना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम देखें जी, यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट हुए थे प्रोडक्शन प्लान इनपुट, जो प्लानिंग सिस्टम है हमारा प्रोडक्शन प्लान, एमपीएस एंड एमआरपी। प्रोडक्शन प्लान, इसके लिए हमें इनपुट क्या चाहिए होता है, बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान और कैपेसिटी, कितनी अवेलेबल कैपेसिटी है। प्रोडक्शन प्लान बनता है, इसके आउटपुट में हमें क्या पता चलता है जी, एग्रीगेट प्लान मिल जाता है हमें और एग्रीगेट प्लान बाय प्रोडक्ट ग्रुप्स होता है और करंट इन्वेंट्री लेवल मिल जाता है कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। फिर ये जो आउटपुट होता है ये इनपुट बन जाता है फॉर द फर्दर एमपीएस। प्रोडक्शन प्लान हमें चाहिए होता है एमपीएस बनाने के लिए, फोरकास्ट चाहिए होती हैं, कितने कंफर्म ऑर्डर्स हो गए हैं कस्टमर के एंड से, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो कि यहाँ पे डेवलप हुए, यहाँ पे हम एज अ इनपुट लेंगे इसको और कैपेसिटी। ठीक है ना? तो ये तमाम चीज़ें इनपुट बनेंगी और इसका आउटपुट क्या निकलेगा, हमें डिटेल्ड प्लान मिलेगा। ये अमूमन बाय मंथ होता है और ये बाय वीक होता है और बाय एंड आइटम होता है। यहाँ पे एमपीएस का जो आउटपुट होता है वो कंपोनेंट्स का नहीं होता है, एंड आइटम यानी कि फिनिश गुड, वो प्रोडक्ट जो कि आपने डिलीवर करनी है आपने अपने कस्टमर को। फिर ये जो एमपीएस है ये इनपुट बन जाता है एमआरपी का, बिल ऑफ मटेरियल, इन्वेंटरी रिकॉर्ड, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हमें एमआरपी के लिए चाहिए होती हैं और फिर यहाँ पे हमें टाइम फेस मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज ऑर्डर पे पता चल जाते हैं, रॉ मटेरियल फॉर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, इसके आगे कुछ कंपोनेंट हम परचेज करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हम जो कि खुद बनाते हैं। जो परचेज करते हैं उसके ऊपर परचेजिंग का एलिमेंट लग जाता है और जो हम खुद बनाते हैं उसके ऊपर प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल का एलिमेंट लग जाता है। ठीक है ना? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये पूरा सिस्टम है जो कि फ्लो होता है एक प्लानिंग होराइज़न के अंदर, जो कि आपके पास एक सप्लाई चेन को स्मूथली रन करने के लिए बड़ा
इम्पोर्टेंट है। इनपुट्स क्या क्या चाहिए होते हैं जी हमें एमआरपी के लिए? एमपीएस आपके पास मौजूद होना चाहिए। एमपीएस हमें ये बता रहा होगा कि कौन से वीक के अंदर कौन सा वेरिएंट आपने डिलीवर करना है, ठीक है ना? और उसका इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी चाहिए होगा। इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिर्फ उसका नहीं चाहिए होगा, बल्कि कंपोनेंट वाइज हमें इन्वेंटरी रिकॉर्ड चाहिए होगा कि कौन से कंपोनेंट की करंटली कितनी इन्वेंटरी जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। इसके बाद उसका बिल ऑफ मटेरियल भी चाहिए होगा, ठीक है? बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है नहीं? तो ये अब जो हमने स्टार्ट किया है एमपीएस को, सॉरी एमआरपी को, तो उम्मीद है ये आपको थोड़ा सा आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो है ना ये स्केड्यूल है, तो इसको हम बनाना भी सीखेंगे, इसकी स्केड्यूलिंग भी करना सीखेंगे। एक्सप्लोडिंग कैसे होती है, ऑफसेटिंग कैसे होती है, डॉन लो लेवल कोडिंग कैसे होती है, नेटिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे, ठीक है ना? तो इसको फिर मैं एक पूरा जो सिनेरियो बना के उसको कैलकुलेशन करके मैं अभी आपको सिखाऊंगा, फिर उस पूरे सिनेरियो को उठा के हम सॉफ्टवेयर पे लेके जाएंगे। उस सॉफ्टवेयर पे इसकी स्केड्यूलिंग कैसे होती है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो उम्मीद है आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, आप एकेडमिक गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसको विजिट करते रहें, और ताकि आपके पास टाइमली जो है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल जो है आपको मिलता रहे। एक नॉलेजेबल कंपोनेंट, नॉलेजेबल मटेरियल जो है ये आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह यहाँ पे। जो भी अगर आपके पास कंफ्यूजिंग हो तो मेरा ईमेल एड्रेस और नीचे कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह। कंटिन्यूटी पे रहेगा, अभी ये टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। बिल ऑफ मटेरियल से इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है ना, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।